तो आप आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे सक्षम बुक का रिवीजन के बारे में। जैसे आप लोग को पता भी है कि हम सक्षम बुक की जो भी इम्पोर्टेंट क्लास थी वो 1 से लेकर 3 क्लासें हो चुकी हैं, ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। आज जो मेरी क्लास रहेगी ये चौथी क्लास रहेगी, यानी कि 4th नंबर क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस, आरजू गवर्नमेंट एग्जाम की। ठीक है। अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पोषक के परिचय, यानी कि पोषक के प्रकार, खाद्य समूह, विभिन्न पोषक तत्व, यानी कि ये एक क्लास 1 है, फिर एक क्लास 1 है या फिर एक क्लास 3 क्लासों में हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर चुका हूँ। आज जो मेरा चैप्टर रहेगा, आज जो मेरा वीडियो रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे जनरली गर्भवती महिला का स्वास्थ्य एवं पोषण। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये सब हम क्यों पढ़ते हैं, तो मैं बता दूँ। आप अगर मुख्य सेविका के पद पर चयनित होते हैं तो आपका आपका जो काम रहता है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनके माध्यम से आप गर्भवती महिला की, ठीक है, तो आप अगर मुख्य सेविका पद पर चयनित होती है तो आपका ये काम है कि आप आंगनबाड़ी सहायिका जो हैं उनके अंतर्गत जो भी महिलाएं आती हैं, जो भी बच्चे आते हैं, नवजात बच्चे, उनकी देखभाल, उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा की बात करना आपका मेन मोटो रहता है। उसी कड़ी में आपका ये आज जो चैप्टर है तो उसमें हम गर्भवती महिला का स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि मातृ पोषण की परिभाषा क्या होती है, गर्भावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकता क्या होती है, गर्भावस्था के दौरान देखभाल एवं आवश्यक जानकारी, यानी कि ये 3 चैप्टर हम जनरली पढ़ेंगे आज। फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 4 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर 3 वीडियो में पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। महज ये आपका 15 लेक्चर में सारा वीडियो, सारा सक्षम बुक का रिवीजन भी हो जाएगा। और चीज़ें जो आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं उन्हीं चीज़ों को नोट डाउन करिएगा। ठीक है, एकदम थ्योरी है तो थ्योरी मत नोट करिएगा। साथ ही साथ जैसे हम बताते हैं कि एक जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वैसे क्वेश्चन आपको अगर बताएंगे तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, थ्योरी मत लिखना, क्योंकि आपको एग्जाम में थ्योरी नहीं लिखना है, केवल पॉइंट आउट आपका जो वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे वही ऑप्शन करेक्ट करना होता है, इसलिए थ्योरी मत लिखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए गर्भवती महिला का स्वास्थ्य एवं पोषण, यानी कि अगर कोई गर्भवती महिला है, पहले हम इसकी इस हेडिंग की अहमियत बताते हैं क्या है। जो गर्भवती महिला है वो स्वस्थ है क्या नहीं है, कहने के मतलब स्वस्थ होने से ये आशय है कि महिला के शरीर में एनीमिया की कमी ना हो, यानी कि खून की कमी ना होने पाए, कैल्शियम की कमी ना होने पाए, उसका पोषण है जो अच्छे से पोषण हो, सही प्रकार से भोजन ले रही हो, संतुलित उसका आहार डाइट हो, किसी प्रकार की उसके अंदर कमी ना होने पाए। जनरली इस टॉपिक का यही मेन मोटिव है। देखिए इसमें क्या लिखा है, ये कोई गर्भवती महिला बनी हुई है, तो ये कोई टेबलेट, ये देखो ये टेबलेट जो हाथ में ली है, इस टेबलेट जानते हो क्या नाम होता है, इस टेबलेट का नाम होता है आयरन की गोली। जो आयरन की गोली होती है इतना बड़ा उसका आयरन की पत्ता होता है, उसमें छोटी छोटी रेड रेड गोली होती हैं। ये महिला जो खा रही है ये फोलिक एसिड या आयरन की गोलियाँ खा रही है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या है, जीवन की सभी अवस्थाओं में सही और पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे कि विकास और वृद्धि सही दिशा में हो सके। दैनिक दिनचर्या करते हुए स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहे। कहने का मतलब है कि अगर आप पर्याप्त पोषण ले रहे हैं जिससे आपके शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होंगी, आपके सही शरीर का सही से विकास और वृद्धि होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका जो बेबी होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर महिला की आप देख रेख कर लेंगे तो आपका जो आने वाला बच्चा है, यानी कि आपका जो इन्फेंट बेबी है वो भी स्वस्थ एवं सही होगा। ठीक है, और जो महिलाएं होती हैं कभी गर्भावस्था में क्या करती हैं, घर का भी काम करती हैं, इसलिए घर के काम करने से उनकी अतिरिक्त आवश्यकता होती है ऊर्जा की, तो वो हम ऊर्जा पोषण से देख सकते हैं, न्यूट्रिएंट से देख सकते हैं, जो संतुलित आहार करते होंगे। बात को समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये जो गर्भवती महिला ये इंटेक कर रही है ये आयरन की गोली है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, यह सर्व विवादित है कि सही पोषण आवश्यकता किशोर और गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक होती है। एक महिला का पोषण आगे चल करके उसके स्वयं स्वास्थ्य तथा पैदा होने वाले शिशु के विकास का आधार बनता है। मैंने बता दिया कि अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा ऑलरेडी स्वस्थ होगा, इसलिए बच्चे की फिक्र ना करते हुए माँ की फिक्र करिए तो बच्चा जो होगा वो हेल्दी होगा। ठीक है, वही कहा गया है कि जो बच्चा होगा उसकी जो आधार है होती है उसका माँ होती है। पर्याप्त पोषण के अभाव में कुपोषण के पनपने की संभावना जच्चा बच्चा दोनों में बढ़ जाती है। कहने मतलब है अगर संतुलित आहार नहीं ले रही है, जो हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं उसमें पोषण की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है,
ठीक है, तब भी हमारा शरीर सही से विकास नहीं करेगा, ना वृद्धि करेगा, और इसके साथ साथ ना तो जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। कुपोषण पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला यह चक्र है। जन्म से कमजोर बालिकाएं जिनके पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, वह आगे चलकर कुपोषित किशोरियों और फिर कुपोषित माताएं बनती हैं। यहाँ देखो ये कहा गया है कि जो बालिकाएं होती हैं हमारे समाज में, ये क्या होता है, लड़का लड़की में डिफरेंस होता है, आज भी डिफरेंस है। ठीक है, कि लड़कियां कम मानी जाती हैं लड़कों की अपेक्षा। क्यों मानी जाती हैं? सोचते हैं कि लड़का आगे चल के कमा के लाएगा, खिलाएगा, लेकिन लड़कियां क्या होती, पराया धन होती, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन इस समाज में अभी भी क्या है, डिफरेंस बना हुआ है। तो क्या होता है कि लड़कियां पहले से ही उनका सही से देख रेख नहीं हुआ होता है, सही से क्या होता है, पोषण नहीं हुआ होता है। तो बचपन में पोषण नहीं होगा तब भी क्या होंगी, वो सही से स्वस्थ नहीं होंगी। फिर जवान होंगी, किशोर होंगी, तब भी सही से उनका पोषण नहीं होगा, तब भी क्या होंगी, स्वस्थ नहीं होंगी। फिर जब माता बनेंगी तब भी वहाँ पर क्या होगा, उनका सही से ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो आगे चलकर उनको परेशानी होती है। तो अब थोड़ा समाज में सही हो जा रहा है, यहाँ जो लड़का लड़की का भेदभाव है थोड़ा ख़त्म हो रहा है। लेकिन आज के 20-25 साल पहले ये भेदभाव ज़्यादा था, अब भी है। गांव शहरों में क्या है, लड़कियां अभी भी स्कूल या कॉलेज जाने से रोका जाता है उनको, अभी भी कम पढ़ाई लिखाई जाती हैं। कुछ कुछ कारण रहता है, पिछलेपन का है, लोगों को शिक्षा का अभाव है, जानते नहीं हैं। अब देख लीजिए अपने देश में, देख लीजिए, लड़की ही सब कुछ कर सकती है। लड़की क्या है, अपने देश की लड़की तो है, महिला ही तो है, जो हमारी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री बनी है। ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश की पहली जो अपनी मुख्यमंत्री थी, ठीक, सुचेता कृपलानी थी, और अपने वहाँ की सब राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, तो वो महिला ही थी। देखो, सर्वप्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी अपनी यूपी की, और सर्वप्रथम गवर्नर यानी कि राज्यपाल सरोजनी नायडू, ये सब प्रथम तो महिला ही तो थी। इसलिए लड़की है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, किशोरावस्था में गर्भधारण महिला व बच्चों में जटिलता की संभावना को और बढ़ा देता है। इस प्रकार को पोषण के चक्र को तोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। गर्भवती महिलाओं को पोषण स्थिति पर ध्यान देना एक अत्यंत कारण है, यानी कि महिलाओं की जो पोषक तत्व है, यानी कि पोषण की उनकी बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मात्र पोषण की परिभाषा व उसके आयाम, मतलब क्या क्या फैक्टर होते हैं। पहला है मात्र पोषण, गर्भधारण के पूर्व, गर्भावस्था के दौरान और प्रसव पश्चात की अवधि में भ्रूण तथा महिलाओं की संपूर्ण पोषण आवश्यकता को दर्शाता है। मात्र पोषण ये होता है कि गर्भावस्था के दौरान अथवा उसकी डिलीवरी होने से पहले उसके बच्चे और महिला की जो देख रेख होती है, उसका जो संतुलित आहार होता है जिससे पोषक तत्व मिलते हैं, उसकी जो आवश्यकता को हमारा मात्र पोषण दर्शाता है। यहाँ पर मात्र पोषण ये कहने का मतलब है गर्भावस्था के पश्चात, गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के पहले, यानी कि डिलीवरी होने के पहले जो भी उसका देख रेख होता है वो हमारा मात्र पोषण होता है। याद रखिएगा, प्रसव होने से पहले, ये देखिए, प्रसव से, देखो, प्रसव होने से पहले मतलब गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के पश्चात की अवधि में, ठीक है, भ्रूण तथा महिलाओं के संपूर्ण पोषण की आवश्यकता को दर्शाता है। अच्छा, भ्रूण होता है और गर्भ क्या होता है? भ्रूण और गर्भ में कभी एक बार हमने देखा था कि भ्रूण और गर्भ में डिफरेंस पूछा गया था कि भ्रूण क्या होता है और गर्भ क्या होता है। तो मैं बता दूं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो जब 3 महीने का होता है तो उसे हम भ्रूण की संज्ञा देते हैं, और जब बच्चा 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम गर्भ की संज्ञा देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं, देखेंगे गर्भधारण से पहले अथवा प्री कंसेप्शन क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। विवाह के पश्चात तथा गर्भधारण से पूर्व की अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें समय योग्य दंपति को गर्भधारण का संयुक्त निर्णय लेना चाहिए तथा विवाहित जीवन की अवधि, बच्चे की वांछित संख्या एवं महिला की स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। यानी कि नया नया दंपति है, नया नया शादी हुआ है, तो उनको दोनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो माँ बनने के लिए रेडी हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य सही से अच्छे से है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ उनका ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, वो दंपति को ये याद रखना चाहिए कि वो कितने बच्चे चाहिए, उनको कितने बच्चे वांछित हैं, 2 या 3 या 1। ठीक, ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारी स्थितियां जो होती हैं उनके स्वास्थ्य की, बच्चों की संख्या को लेकर, ये सारी महिलाओं के पोषण को लेकर, ये सब ध्यान में रखते हुए उस दंपति को अपना निर्णय लेना चाहिए। सभी महिलाओं को पता होना चाहिए कि अपना वजन, लंबाई आंगनबाड़ी केंद्र पर करवाते हुए BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि शरीर का जो भार होता है वो होता है हमारा BMI, का पता लगा सकती हैं। यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो आंगनबाड़ी में क्या होता है, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करता है, बच्चों के स्वास्थ्य बात करता है। आंगनबाड़ी का मोटो यही होता है। ठीक है, महिला की, गर्भवती महिला है, उसके स्वास्थ्य की बात करेंगे, पोषण की बात करेंगे, टीके की बात करेंगे, जन्म के बाद कौन टीका लगा है, गर्भावस्था में कौन टीका लगा है, ये सारे रिकॉर्ड हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रखती हैं, सहायिका रखती हैं, और उन्हीं से आपको काम करवाना है जो आपका मुख्य सेविका का पद है। ठीक है, तो
इससे सभी अपनी पोषण की स्थिति ज्ञात हो सकेगी। इन बातों पर ध्यान देने से, पोषण की महत्ता समझने से व परिवार नियोजन की सही जानकारी होने से दंपत्ति व स्वयं आने वाले शिशु को सब, यानी कि जो दंपत्ति स्वास्थ्य की बात कर लेगा, पोषण की बात कर लेगा, संतुलित आहार की बात कर लेगा, गर्भावस्था में टीके कब देना है महिला को, अगर इन सब चीज़ों का ख्याल रख लेगा तो जो उसका आने वाला बेबी होगा, जो उसका आने वाला बच्चा होगा, वो ऑलरेडी स्वस्थ एवं सुरक्षित होगा। ठीक है, बीमार नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है, यदि योग्य दंपत्ति परिवार आरंभ करने का निर्णय लेते हैं तो आंगनबाड़ी होने के नाते उन्हें स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कराएं। इसमें आशा का भी सहयोग लें। प्रोटीन, आयरन, फोलेट युक्त पदार्थ तथा सेवन प्री कंसेप्शन में कारण लाभदायी होता है। इससे संबंधित जानकारी अगले पृष्ठों में दी गई है, देखेंगे क्या है। देखो, जब आप गर्भावस्था में, मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूँ कि जब महिला गर्भ धारण करती है, गर्भावस्था में होती है, उस दौरान उसको दो चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। पहला तो हमारा एक होता है ब्लड, और दूसरा हमारा होता है कैल्शियम। अच्छा, ब्लड क्यों आवश्यकता होती है? जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस दौरान भाई शरीर, बच्चे का भी शरीर डेवलप होगा, तो वहाँ पर खून की आवश्यकता होती है। ठीक है, और दूसरी बात, जब महिला का प्रसव होता है तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत देश में सबसे ज़्यादा जो मातृ मृत्यु दर है वो किसका कारण होता है? तो वो होता है कि जब महिलाओं की डिलीवरी होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है, वहाँ पर महिलाओं का लगभग 500 ml खून रक्तस्राव हो जाता है, यानी कि बह जाता है। इसलिए अगर महिला के शरीर में पहले से ही कमी थी खून की, और जब वहाँ पर प्रसव हुआ, यानी कि महिला का डिलीवरी हुआ, तो वहाँ पर कुछ अतिरिक्त खून बह जाएगा तो महिला की मौत हो जाएगी। ठीक है, शरीर में पहले ही कमी थी और जब महिला का प्रसव हुआ तो वहाँ अतिरिक्त रक्त बह गया, तो इसलिए महिला की मौत हो जाती है। दूसरा, कैल्शियम की क्यों ज़्यादा डिमांड होती है, मैं आपको बता दूँ। जब महिला गर्भावस्था में होती है उस दौरान उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो बच्चे पलने के लिए, बच्चे का जब शरीर निर्माण होता है तो बच्चे की शरीर की जब हड्डियां बनेंगी तो हड्डियां काहे की बनी होती हैं? कैल्शियम की बनी होती हैं। इसलिए शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे का भी विकास करना है गर्भ के अंदर। इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइएगा, तो जो महिला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, वो अगर डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर उनको सलाह देती है कि आप आयरन की और फोलिक एसिड की गोलियां खाएं, और साथ ही साथ कैल्शियम की जो टेबलेट आती हैं उनका सेवन करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आप जो भी महिला का स्वास्थ्य अच्छे से रख लेता है तो उसे ना तो आयरन की गोली पड़ती है, ना उसके कैल्शियम की, क्योंकि जो भोज्य पदार्थ हम ले रहे हैं उसमें से दूध में क्या है, दूध अगर डेली पियेंगे तो कैल्शियम की कमी ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी, दवा खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, गर्भधारण व परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार नियोजन हमारा 1952 में स्टार्ट हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवार नियोजन हमारा कब स्टार्ट हुआ था? तो परिवार नियोजन हमारा 1952 या प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। साक्ष्य दर्शाते हैं कि 18 वर्ष की आयु के पश्चात किशोरियों मानसिक और शारीरिक रूप से गर्भधारण व जन्म देने के लिए परिपक्व होती है। सभी को पता है, जब लड़की 18 साल से हो जाती है तो वो गर्भधारण कर सकती है, माँ बनने योग्य हो जाती है। इस आयु के पश्चात विवाह का गर्भधारण करना महिला के स्वास्थ्य एवं पोषण की दृष्टि से उचित रहता है। सुखद गर्भावस्था के अनुभव के लिए महिला को गर्भधारण के लिए मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। यह एक ऐसा निर्णय है जो दंपति को मिलकर लेना चाहिए। बिल्कुल भी बात सही है। यदि दंपति को गर्भधारण विलंब करना चाहते हैं तो उन्हें परिवार नियोजन के विकल्पों को अपनाना चाहिए। सभी दंपति को यह जानकारी दे कि पहले और दूसरे बच्चे को में कम से कम 3 वर्ष का अंतराल लगना चाहिए। यानी कि अगर पहला और दूसरा बच्चा जन्म ले रहा है तो दोनों के बीच में लगभग कम से कम 3 साल का अंतराल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो आपने 1 साल एक पहला बच्चा पैदा किया और दूसरा बच्चा अगर दूसरे साल हो गया, तो ना तो पहले बच्चे का पोषण हो पाएगा और ना दूसरे बच्चे का पोषण हो पाएगा, और तीसरी बात, ना माँ सही से क्या होगी, रेडी नहीं हो पाएगी दूसरी बार माँ बनने के लिए, कि उसके शरीर में कमजोरी आ चुकी होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो मेन फैक्टर होती हैं, जो मातृ और गर्भधारण के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। यदि किसी के पहले से ही 2 बच्चे हैं तो दंपति को छोटे परिवार के महत्व और लाभ बड़े परिवार के होने के, यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनका एक ये भी उद्देश्य रहता है कि वो परिवार नियोजन के तरीके महिलाओं को बताएं कि आप अगर 2 बच्चे पैदा कर लिए हैं तो ठीक है, ये छोटा परिवार बहुत सुखी परिवार होता है, और उनको बड़े परिवारों की हानि बताएंगे कि बड़े परिवार हो जाएंगे तो आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आप उनका सही से देखभाल नहीं कर पाएंगे, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे, सब ऐसे उनको ना लाभ हानि बताएंगे जनसंख्या वृद्धि का। तो इससे क्या होगा, जनसंख्या हमारी वृद्धि जो होगी वो कंट्रोल होगी। लोगों को पता होगा कि 2 बच्चे से क्या फ़ायदा होगा, 4 बच्चे से क्या फ़ायदा होगा, 4 बच्चे होने से क्या हानि है। इन सब चीज़ों को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या करती, बताती है। लेकिन मैं बता दूं, ये सब केवल कागज़ कार्रवाई है, कोई किसी से बताने नहीं जाता। ठीक है, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, कोई किसी से नहीं बताता। नेक्स्ट हमारा है
ऐसे दंपति को परिवार नियोजन के विकल्प के बारे में जानने व प्रयोग करने के लिए आशा के संपर्क को कहें। कम आयु में विवाह कम अंतराल पर गर्भधारण और अधिक बच्चे को पोषण का कहलाता है। यानी कि क्या है, अगर कम अंतराल पे बच्चा महिला गर्भ गर्भ प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उस दौरान क्या होगा, उसको सही से पोषण नहीं हो पाएगा और महिला कुपोषित हो जाएगी, बच्चा भी कुपोषित हो जाएगा। गर्भवती महिला को शीघ्र पहचान करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को योग्य दंपति के संपर्क बनाए रखना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा के समन्वय से अच्छा, आशा का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आशा का फुल फॉर्म आज कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। सुनिश्चित करें कि गांव में सभी योग्य दंपति विवाहित परंतु जिनके वर्तमान में बच्चे नहीं हैं चिन्हित कर लाएं जाएं और उनको परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में जानकारी मिल जाए। यदि चिन्हित योग्य दंपति में महिला के गर्भ धारण कर लिया हो तो ऐसे योग्य दंपति का गर्भावस्था के दौरान शीघ्र पंजीकरण करें। यानी कि यही काम सबका होता है, पंजीकरण कराओ, टीका लगाओ, टीटी का टीका लगाओ, बीसीजी का टीका लगाओ, हेपेटाइटिस का टीका लगाओ, पोलियो पिलाओ, यही सब काम होता है जनरली। ये आप देखो, आप जब मुख्य सेविका के पद पर चयनित होते तो आपको ये काम नहीं करना है, ये आपको काम नहीं करना है, आपको काम करवाना है। आपको राजा की नौकरी मिलेगी, सॉरी रानी की नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो आप ये करने वाले हैं। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एनएम के साथ समन्वय करके यह सुनिश्चित करें कि सभी चिन्हित गर्भवती महिलाएं जिनका मासिक धर्म ठहर गया है, ठीक है, उनको स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निश्चित किट यानी कि गर्भावस्था परीक्षण किट उपलब्ध करा दी जाए ताकि गर्भधारण की पुष्टि हो सके। गर्भावस्था का शीघ्र पता करने से गर्भावस्था के दौरान संभावित प्रतिकूल परिणाम की समय से पहचान करें, उनको बचाव करें। यानी कि अगर जो भी महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं, जिनका मासिक धर्म ठहर जाता है, यानी कि इनको पीरियड्स आना बंद हो जाता है, तो उनको सरकार की तरफ से गर्भावस्था जांच करने की किट अवेलेबल कराई जाती है। और उस अगर सीक्स पे पता लगाएं कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, अगर है तो उसकी पहचान करें और उसके जो गर्भावस्था के दौरान जो भी प्रतिकूल परिणाम हों उनकी पहचान करें, उससे भी बचाव करें। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, गर्भावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकता क्या होती है। मैंने ये बहुत बार बताया है गर्भावस्था के दौरान पोषण, लेकिन आज हम सब क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि अच्छी चीज़ें बताएंगे। देखो क्या है, 9 माह का गर्भकाल महिला एवं उसके गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवधि होती है। इस दौरान गर्भवती महिला को बहुत सारी आवश्यक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। गर्भ में पल रहे शिशु एवं गर्भवती महिला के स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल उत्तरदायित्व केवल महिला का ही नहीं है, अपितु परिवार के जैसे सती पति, ससुर, सास, भाभी, ननद सभी का होता है। यानी कि जो भी अगर गर्भावस्था में महिला है तो उस दर में परिवार के सभी सदस्यों का ये दायित्व रहता है कि इस महिला को ज़्यादा काम न करवाएं, महिला को मानसिक कोई प्रताड़ना न दें, महिला का स्वास्थ्य के ख्याल की बात करें, महिला की पूर्ण समाधान के समस्या का, महिला को अच्छा एवं संतुलित रखें, यानी कि किसी प्रकार की समस्या ना होने दें, ठीक है। ये भी परिवार की जिम्मेदारी होती है, परिवार के सदस्यों की। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिला को सबसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह अतिरिक्त आवश्यकता बढ़ते भ्रूण की मांग तथा पर्याप्त स्तनपान कराने के लिए आवश्यक होती है। सही पोषण तथा समय से स्वास्थ्य सेवाएं लेने से गर्भावस्था के दौरान महिला का वचित दशा में बढ़ता है, ठीक वजन। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, देखो जिस दिन आप थ्योरी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना जान गए उस दिन आपको एग्जाम बहुत सरल लगेगा। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का वजन कितना बढ़ जाता है, तो 12 किलोग्राम उसका राइट आंसर होता है। कहीं कहीं पर आपको 11 किलो और कहीं कहीं पर आपको 12 किलो मिलेगा, लेकिन ऑप्शन दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको 12 या 11 दो में कोई ऑप्शन दिया है तो आप आंसर सही करिएगा, ठीक है। गर्भ में शिशु का विकास सही होता है। यदि महिला को गर्भावस्था के दौरान सही पोषण नहीं मिले तो केवल महिला स्वास्थ्य प्रभावित हो बल्कि कमजोर से, मैंने वही बता दिया कि जब माँ का ख्याल नहीं रखोगे तो बच्चा ऑटोमेटिक क्या होगा, कमजोर होगा, वीक होगा, कुपोषित होगा, मल न्यूट्रिशन होगा। नेक्स्ट है, कमजोर शिशु का मानसिक एवं शारीरिक विकास भी कमजोर होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होने के कारण संक्रमण की संभावना अधिक होती है। बच्चा स्कूल में पढ़ने लिखने में पिछड़ जाता है। यानी कि देखो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, जिन महिलाओं के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, किसकी, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो उनका बच्चा जो पैदा होगा वो मंद बुद्धि का होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला के शरीर में अगर मान लो आयोडीन की कमी है तो उसका होने वाला बच्चा क्या होगा, वो मंद बुद्धि का पैदा होगा और वो बौना होगा, यानी कि वो नाटा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं बता दूं, अगर कोई महिला संक्रमित, जो महिला के शरीर में विटामिन सी की कमी है तो महिला बहुत जल्दी क्या होगी, बीमार हो जाएगी, सर्दी बुखार बहुत आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए पहले चैप्टर मैंने पढ़ा था विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, जल इत्यादि के बारे में पढ़ चुका हूँ कि महिला के शरीर में अगर इन चीज़ों की कमी होगी तो क्या हो सकता है, ठीक है। ऐसे जब चीज़ों को रिलेट करेंगे तभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। रटने से कोई मतलब नहीं है, रटने से कोई मतलब नहीं है, इतना थ्योरी कहाँ रट पाएंगे साहब आप।
अब देखो मुख्य खास समूह तथा उनके स्रोत देखो क्या है। एक गर्भवती, पहले मैं इस से जूम आउट करता हूँ। इसमें देखो एक गर्भवती महिला बनी है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए। तो देखो हम थोड़ा जूम आउट करूँगा। पहले देखो दाल तथा फलियाँ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर राजमा हो गया, नट्स हो गया, तिलहन हो गया, चना दाल हो गई, काला चना हो गया, और मलका मसूर दाल। मलका मसूर दाल कुछ नहीं होती, वही मसूर दाल आप, ठीक है। ये आप दाल तथा फलियां ले सकती हैं जो हमारी प्रोटीन का उच्च स्रोत होती हैं। सोयाबीन भी उच्च प्रोटीन का स्रोत होता है। और जो लोग नॉनवेज होते हैं यानी कि मांस मछली खा सकते हैं, वो मांस भी खा सकते हैं, ठीक, उसमें भी उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अब दूध से दूध बने उत्पाद। मैंने बताया था कि जो प्रोटीन होती है वो दूध से बने उत्पाद से बहुत ज़्यादा मिलती है। जो डेयरी उत्पाद होते हैं, डेयरी उत्पाद क्या होते हैं, पनीर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, ये हमारे सब क्या होते हैं, दूध से बने उत्पाद होते हैं, दूध से बने होते हैं। इनमें दूध से बने उत्पाद कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, वसा का क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। दूध में बहुत अच्छी कैल्शियम पाई जाती है। अगर आप सुबह शाम दूध का सेवन कर रहे हैं तो आपकी हड्डियां बहुत मजबूत होंगी, आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होने पाएगा, यानी कि आपकी जो हड्डियां होंगी वो छीड़ व भंगुर नहीं होंगी। तो ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो यहाँ मुर्गा उर्गा बना भैया। नेक्स्ट है जो आप क्या करते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अंडा, मांस पेड़ या ले सकते हैं, ठीक है। ये इनके क्या है, ये परिवार में ना खाया जाता हो तो दूध या दूध से बने उत्पाद की मात्रा बढ़ाएं। यानी कि अगर आप मांस मछली बकरी उकरी नहीं खाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये देखो माँ गर्भवती है। नेक्स्ट देखेंगे गहरी और हरी पत्तेदार सब्जियां व साग। इसमें क्या होता है, उच्च मात्रा में क्या मिलता है, लोहा मिलता है, यानी कि लौह पदार्थ मिलते हैं, इसलिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अच्छा ये क्या कहा गया, पीले व नारंगी गूदे वाले फल व सब्जियां। जो हमारे पीले और नारंगी वाले फल होते हैं इनमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलता है। विटामिन ए की कमी से होता क्या है, रतौंधी होती है। और विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। तो पीले जो हमारे फल होते हैं, जैसे क्या हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, गाजर हो गया। अब गाजर दो प्रकार की आती है, एक नारंगी आती है, एक पीली आती है, लेकिन पीली वाली ज़्यादा फायदा करती है। कद्दू हो गया, पका कद्दू हो गया, पपीता हो गया, गाजर हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, पीले फल होते हैं। आप इनका सेवन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो देख लीजिए सभी को पता भी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे गर्भावस्था तथा प्रसव पश्चात अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप क्वेश्चन को 3 पॉइंट में लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, देखो अगर एक सामान्य महिला है, यानी कि ना तो महिला प्रेग्नेंट है और ना ही उसकी गोद में कोई बच्चा है, यानी सामान्य महिला है, तो उसे प्रतिदिन कितनी, सामान्य महिला को दैनिक कैलोरी प्रतिदिन 60 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। 1660 किलो की। आप इसको लिख लीजिए 1660। एक सामान्य लिखिए, पहले लिखिए एक सामान्य महिला, फिर उसके आगे लिखिए 1660 कैलोरी। फिर लिखिए गर्भवती महिला, उसके लिखिए 1660 में आप 350 ऐड कर दीजिएगा। 1660 में 350 ऐड कर दीजिए, कितना बन के आ रहा है, 0 6 5 11 1 6 3 9 1 10 0, यानी कि 1 1 1 4, यानी कि 2010 लगभग, यानी कि 2000 कैलोरी होगी। और धात्री महिला की कितनी हो जाएगी, 1660 में क्या कर दीजिए, उसमें 600 आप और ऐड कर दीजिए, यानी कि तो कितना निकल के आएगा, जो भी आएगा देख लीजिए, वो आपकी धात्री महिला होगी। धात्री मतलब क्या है, उसकी गोद में बच्चा है, अब वो बच्चे को जन्म दे चुकी है, लेकिन यहाँ पर गर्भवती महिला। आप 1660 में इतना ऐड कर देना, 1660 में इसको ऐड कर देना, 1660 में इसको ऐड कर देना, 600, जो भी निकल के आएगी वही आपकी क्या होगी, धात्री महिला, यानी कि बच्चे को जो दूध पिला रही होगी। तो ये कभी कभी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन को ऐसे सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट है कमजोर शिशु का मानसिक एवं शारीरिक विकास भी कमजोर होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होने के कारण संक्रमण की संभावना अधिक होती है और बच्चा स्कूल में पढ़ने में पिछड़ जाता है। मैंने अभी बताया, जो लोग कमजोर होते हैं वो जल्दी बीमार होते हैं भाई, वो सर्दी बुखार में जल्दी पकड़ता है, तुरंत बीमार हो जाएंगे। अब देखेंगे गर्भावस्था के दौरान देखभाल क्या होनी चाहिए। किसी भी गर्भवती महिला को उसके प्रसव की संभावित समय तिथि की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे कि यह गर्भावस्था के विभिन्न चरणों को। देखो एक मैंने बताया था कि लोग कैसे लगा लेते हैं कि हमारा बच्चा 20 जनवरी को होगा। मान लीजिए एग्जाम पर कि हमारा बच्चा जो पैदा होगा वो 20 जनवरी को पैदा होगा, मतलब कि प्रसव की अनुमानित तिथि डॉक्टर लोग कैसे निकालते हैं। ये वीडियो में बना चुका हूँ कि महिला के प्रसव की अनुमानित तिथि कैसे निकालें, यानी कि डिजायर्ड डेट कब तक निकालें कि बच्चा कब तक हमारा किस डेट को पैदा होगा। एक होता है नेगले का नियम। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर 7 मिनट की वीडियो अपलोड है। वहाँ पर एक थंबनेल बना है कि नेगले का नियम, और उस पर लिखा भी है कि बच्चे की प्रसव की अनुमानित तिथि कैसे निकालें। तो वहाँ पर मैंने बताया बहुत अच्छे से कि बच्चे की प्रसव की जो हमारी तिथि है वो कैसे निकालते हैं, वो नेगले का नियम है।
देखो यहाँ पे दे भी दिया है, मैं देखा ही नहीं था। देखो यहाँ पे किसी भी गर्भवती महिला को उसके प्रसव की संभावित तिथि की जानकारी होना सके। अच्छा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। अगर जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आप क्लिक करके हमारे वीडियो के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।